हेलो एवरीवन। बेटा अपन लोग सॉल्व प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे पिछली क्लास में, ठीक है। उसका लास्ट टॉपिक बचा था सुइटेबिलिटी। सॉल्व प्रोप्राइटरशिप कहाँ पर सुइटेबल है, मतलब कैसे बिजनेस के लिए सुइटेबल है। आज अगर तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अकेले बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप में करना चाहिए, या कंपनी खोलनी चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो। अब ये कुछ बिजनेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। ऐसे बिजनेस के लिए सॉल्व प्रोप्राइटरशिप बेटर होता है, सुइटेबल होता है, ठीक है। पहला, वेयर द पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर इज रिक्वायर्ड एज इन टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर। आज अपन देखते हैं ना, अपन बहुत से लोग जैसे लड़के लोग सैलून जाते हैं ना, तो अपना वो फिक्स होता है कटिंग बनाने वाला, ठीक है। मतलब जिससे अपन को सेट हो गया होता है, यार ये कटिंग अपनी अच्छी बनाता है, अपन तो इससे ही बनवाएंगे, तो अपन उससे ही बनवाते हैं, ठीक है। और मेरी तो आदत है, मैं तो पूछ के जाता हूँ। तुम में से भी जाते होंगे, मतलब जिस सैलून में मैं जाता हूँ उसमें कई लोग कटिंग बनाते हैं, 3-4 लोग, तो मैं पूछ के जाता हूँ वो वाला बंदा इससे मैं बनवाता हूँ है या नहीं है। तो ऐसी शॉप में क्या होता है कि पर्सनल अटेंशन चाहिए ना, जहाँ पर जिस भी काम में पर्सनल अटेंशन चाहिए। आज बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मान लो मैंने तुम्हें डेमो दिया, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने पढ़ने ज्वाइन किया क्लास। अब थोड़ा टाइम मैंने पढ़ाया, फिर अभी विंटर तुम्हारा समर ब्रेक पड़ेगा, और ब्रेक के बाद तुम आया, दूसरा टीचर मिल गया तुम्हें, अब वो पढ़ा रहा है। तुमने कहा यार सर पढ़ा देते, वो कहा गया अब्दुल्ली सर। उन्होंने कहा यार वो नहीं पढ़ाएंगे अब। तुमने कहा क्यों? वो तो डेमो देते हैं बस ऐसे, बाकी पढ़ाता तो दूसरा है, अभी जो तुम्हें आया पढ़ाने वो पढ़ाएंगे। तुम क्या बोलोगे? नहीं यार ये तो गलत है, ऐसा चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ, डेमो किसी और से दिलवा रहे हो, पढ़ा किसी और से रहे हो, ऐसे बोलोगे ना। तो क्या होता है, जहाँ पर भी पर्सनल अटेंशन होता है ना, उस केस के अंदर सॉल्व प्रोप्राइटरशिप बढ़िया होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया है इसने, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, सैलून वगैरह, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये पॉइंट बड़ा मज़ेदार है। पहला तो ये हो गया अपना, अब ये दूसरा, वेयर द गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, ठीक है। चलो ज्वेलरी वेलरी नहीं होता, ज्वेलरी होता है, ठीक है। अब अनस्टैंडर्डाइज क्या होता है? अनस्टैंडर्डाइज देखो, स्टैंडर्डाइज गुड्स उसे बोलते हैं जो प्री डिटरमिन स्पेसिफिकेशन से बने। स्टैंडर्डाइज गुड्स उसको बोलते हैं जो प्री डिटरमिन स्पेसिफिकेशन से बने। मतलब अभी मान लो ये अपने पास मोबाइल है, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक। अब किसी के पास है MI का नोट 10, क्या है किसी के पास? MI का नोट 10। अब ऐसा मोबाइल दूसरे के पास भी है, तो क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल, नोट 10 MI का नोट 10 सेम होंगे, या इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स होंगे, मेरे में कम है, ऐसा होगा क्या? मेरा 50 मेगापिक्सल का होगा, उसका 60-70 का भी हो सकता है, ऐसा होगा क्या? नहीं, सेम फीचर। हाँ, रैम रोम की बात नहीं कर रहा, रैम रोम की बात नहीं कर रहा। वो तो ज़्यादा पैसे देने पे क्या होता है, ज़्यादा आता है, कम पैसे देने पे कम आता है, ये तो पता ही होगा शायद तुम्हें, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ MI का नोट 10 है मेरे पास, ठीक, और मान लो मैंने लिया है 20,000 या 25,000 में लिया है उस मोबाइल, दूसरे ने 25 में ही लिया है, सेम फीचर्स होंगे दोनों में? कोई फ़र्क होगा? आज ये मैंने स्मार्ट बोर्ड लिया है टेक प्रो का, ठीक है, दूसरे ने भी सेम मॉडल, यही सेम बिल्कुल सेम लिया है, तो दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम ही होगा ना। इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो बनता है ना, जैसे अभी ये बोर्ड बना, तो ये बनता है प्री डिटरमिन स्पेसिफिकेशन से। ऐसा स्पेसिफिकेशन जो पहले डिसाइड किए जाते हैं, ये बोर्ड बनाने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि बोर्ड की स्क्रीन कितनी बड़ी होगी, उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन रहेगा, ठीक है, रैम कितनी रहेगी, रोम कितनी रहेगी, ये सब पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, और उसके हिसाब से सारे बोर्ड बनाए जाते हैं, सारे जितने भी हैं, समझ गए? तो ये वाला जो मॉडल बनेगा ये सब एक जैसे होंगे, इसे स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज। डायमंड के चिप्स आते हैं ना, स्टैंडर्डाइज है या अनस्टैंडर्डाइज है? डायमंड के जो चिप्स आते हैं, चिप्स खाते हो डायमंड के, स्टैंडर्डाइज है या अनस्टैंडर्डाइज है?
स्टैंडर्डाइज है ना? सब एक जैसे होते हैं या तुम्हें ऐसे छाट के लेना पड़ता है? भाई साहब मेरे को बताओ पहले से, अपन देख रहे हैं इसमें कितने होंगे, ठीक है, मैं तो टेस्ट करके लूँगी भाई साहब, ऐसे नहीं लूँगी भाई मैं, ठीक है। हो सकता है टेस्ट अच्छा ना भी आए, या कभी ऐसा होता है तलवंडी में अच्छे चिप्स मिलते हैं, यहाँ तो बेकार मिलते हैं, गुमानपुरा वगैरह में तो ऐसा होता है नहीं। अमूल की आइसक्रीम स्टैंडर्डाइज या अनस्टैंडर्डाइज? स्टैंडर्डाइज, सब जगह एक जैसी। अब ऐसा तो नहीं बोलते इस दुकान से नहीं लो अमूल की आइसक्रीम, बेकार देते हैं लोग। अरे वो कहाँ से बेकार देगा, अमूल की हो तो स्टैंडर्डाइज गुड्स है, समझ गए? अब फ्रूट्स और वेजिटेबल, समझ गए? आर्टिस्टिक ज्वेलरी नहीं, वो अलग होता है। आर्टिस्टिक है बेटा, आर्टिस्टिक और आर्टिफिशियल में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कि तुम लोग जो वो रिंग वगैरह देखते हो उसमें डिज़ाइन देखते हो, है ना, वो जो नेकलेस वगैरह होता है उसमें जो डिज़ाइन होती है, कंगन वगैरह, ठीक है, चूड़ी कंगन जो भी है उसमें डिज़ाइन होते हैं अलग अलग डिज़ाइन की। कि ऐसे ही अपन गए सोने की दुकान में, भाई साहब सोने की चूड़ी है क्या? उसने कहा हाँ दे दो। कौन सी? अरे सोने की चूड़ी दे दो, कोई सी भी दो, चूड़ी दो सोने की, सोना चाहिए मैं तो। उसने कहा लो, अपने कहा हाँ पढ़, हाथ में फिट आ गई, चलो। अरे डिज़ाइन वगैरह नहीं देखते क्या? देखते ना, हाँ। अब अपनी एक आदत होती है, अपन जब भी ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे तो अपन देखना उस शॉप में जाएंगे जिससे अपन हर बार ले रहे हैं, ठीक है। तुम में से हर फैमिली की एक शॉप होती है ज्वेलरी लेने की, कि भाई हम यहाँ से लेंगे, सोने की हम चीज़ें यहाँ से लेते हैं, इस वाली शॉप से लेते हैं। आई बात समझ? ऐसे नहीं कोई सी भी शॉप में ऐसे घर से निकले, ये पास पड़ रही है घर के पास, यहाँ से ले लेंगे, ऐसा नहीं करोगे तुम लोग, याद रखना। क्योंकि वो आर्टिस्टिक है। आर्टिस्टिक मतलब तुम्हें हर ज्वेलरी शॉप वाला एक नई नई डिज़ाइन बताए, ठीक है। तनिष्क होता है, वो क्या करता है, लेटेस्ट नई नई डिज़ाइन बनाता रहता है और वो रिपीट नहीं करता ज़्यादा। तो कई लोग तनिष्क में जाते हैं स्पेशल डिज़ाइन लेने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, आर्टिस्टिक ज्वेलरी के अंदर सबसे बढ़िया क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, अकेले काम कर। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ये जो भी काम तुम्हें बता रहा है ना कि इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है, सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है, ये जब बड़े लेवल पे चला जाता है तो फिर क्या होता है, कई बार अपन को कंपनी बनानी पड़ जाती है बड़े लेवल पे जाने के बाद, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बढ़िया होता है। अब तीसरा, सस्ते काम, थोड़े बहुत पैसे से स्टार्ट हो जाए काम। पार्टनरशिप में करूँ 1-2 लाख में काम स्टार्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप में करूँ 1-2 लाख का काम भी, ठीक है। मेरे पास पैसे खुद ही कर लूँगा, उसमें क्या पार्टनरशिप करनी। ठेला चलाना है किसी को, पार्टनरशिप में चलाए नहीं, क्यों? एक तो मॉडेस्ट कैपिटल चाहिए और लिमिटेड। ठेले वाला एडवर्टीजमेंट करेगा क्या? हाँ, टीवी एड, रामू ठेले वाला, हमारे यहाँ पर सब प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, हमारा ठेला खड़ा रहता है इस मंदिर के बाहर, ऐसा नहीं ना, या इस पुलिस थाने के बाहर। अरे भाई वो कभी ऐड करेगा क्या? उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको सुबह जाके बस ठेले पे बैठना है और रात होते ही वापस घर आ जाना है, बस ये तो करना है, कोई स्किल की ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो ऐसे लोग, मॉडेस्ट कैपिटल और लिमिटेड मैनेजर स्किल वाले जो लोग हैं, ये कैसे होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। आज अगर मान लो अपन को, अपन ने डिसाइड किया अपन टैक्सी चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, ठीक है, कस्टमर को छोड़े इधर से उधर ले जाएंगे सब, ठीक। तो इसमें क्या मैं पार्टनरशिप करूँ किसी के साथ? नहीं, क्योंकि मॉडेस्ट कैपिटल, थोड़ा बहुत रुपये से रिक्शा वगैरह जो आएगा मेरा वो आएगा, उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, मुझे कोई मैनेजमेंट संभालना नहीं है उसका। आएगा समझ में? तो इस तरीके के जो काम होते हैं ना, इस तरीके के काम वो कैसे होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन कौन से काम बताए? अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, पर्सनल अटेंशन, ठीक है, पर्सनल अटेंशन, अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स और मॉडेस्ट कैपिटल वाले, ठीक है। ये सारे काम कैसे होंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप से। अब आते हैं किस पे? ये दूसरा तरीका काम करने का, क्या नाम है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब वर्ड क्या आ गया? हिंदू आ गया, तो हिंदू के अलावा कोई कर सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियस बात है, नहीं ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है भाई, तो हिंदू हो तो ही कर पाओगे, और हिंदू नहीं हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो तो थोड़ी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
तो देखो, कर पाओगे क्या? मुझे बताओ, हिंदू नहीं है तो कर पाएंगे क्या अपन? कर सकते कि नहीं कर सकते? असल में क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ना, वो उस पर हिंदू का लॉ अप्लाई होता है, हिंदू का लॉ। अबे तुम बोलोगे हिंदू का कानून और मुस्लिम का कानून ऐसे अलग अलग होते ही क्या? अरे होते ना, नहीं होते क्या? आज शादियाँ होती है तो हिंदू की शादी कैसे होगी? हिंदू के कानून के हिसाब से फेरे वगैरह लेने होते हैं, ऐसा होता है। फेरे ले लिए, वो मंगलसूत्र वगैरह पहना दिया, वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर लगा दिया, ठीक है, हो गई ना शादी। शादी मानेंगे ना उसको कि नहीं मानेंगे? लीगल मानेंगे नहीं मानेंगे? लीगल मानेंगे, ठीक है। अब मुस्लिम में जैसे होता है कुबूले जैसे भी तुम शादी करते हो, ठीक है, तो वो कैटेगरी को अपन क्या मानते हैं? वैलिड मानते हैं, भाई लीगल शादी है वो, ठीक। तो भारत क्या दूसरे कानून को भी एक्सेप्ट करता है, इसीलिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होगा? हिंदू का लॉ अप्लाई होगा, हिंदू लॉ। मतलब तुम जो बिजनेस करोगे ना, बिजनेस, तो उसके कौन से कानून को ध्यान में रख के करोगे? हिंदू लॉ को ध्यान में रख के करो। तो क्या लिखा है ध्यान से देखना, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। ये ऐसा बिजनेस है जिसपे हिंदू का लॉ अप्लाई होता है। अब तुम बोलोगे सर कौन कर सकता है बिजनेस? कोई रिक्वायरमेंट है क्या इसकी? हम करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कौन कर सकता है। इसकी दो रिक्वायरमेंट है, दो रिक्वायरमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट है? कभी मत भूलना दो रिक्वायरमेंट को। पहली, कम से कम 2 लोग चाहिए फैमिली में। अकेला बंदा फैमिली नहीं कहलाता। वैसे नहीं मैं अकेला हूँ, मैं फैमिली हूँ, मैं ही फैमिली हूँ, ठीक है। और ऐसा तो नहीं होता है तू अकेला तू फैमिली। कितने लोग होने चाहिए कम से कम? हाँ, फैमिली में कम से कम 2 लोग होने चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। पहली बात, ये पहली बात कि 2 लोग होने चाहिए। दूसरी बात कि एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनहेरिटेड बाय लॉ। अब जो भारी भारी वर्ड मैंने बोले उसका हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी समझते ही होंगे तुम लोग, है ना? हम बचपन से यही सीखे, पैसे ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह समझते ही अपन। हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति। एंसेस्ट्रल, पूर्वज, प्रॉपर्टी, संपत्ति, इनहेरिटेड बाय लॉ, कानून से हमें विरासत में मिली, कानून के थ्रू हमें। इनहेरिट मतलब होता है विरासत में मिलना, इनहेरिटेड बाय लॉ। समझ गए पूरी लाइन? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय लॉ है कहीं पे? ये रहा, एटलीस्ट 2 मेंबर, 2 लोग होने चाहिए फैमिली के अंदर, और सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम, उन्हें मिली हो उन 2 लोगों को प्रॉपर्टी। यानी एक बात समझ लो, पूर्वजों की संपत्ति से ही होता है ये बिजनेस। सर अगर पूर्वजों से कोई संपत्ति नहीं मिली विरासत में तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये बिजनेस नहीं होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो 2 रिक्वायरमेंट पता पड़ गई। पहली, कम से कम 2 लोग होने चाहिए फैमिली के अंदर, कम से कम। और दूसरी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय देम या इनहेरिटेड बाय लॉ, ठीक है। कानून से अपन को, मतलब कानून के थ्रू अपन को विरासत में पूर्वजों से संपत्ति मिली हो, दादा परदादा से अपने, ठीक है। सर पूर्वज कौन होते हैं? पूर्वज में कौन कौन आएगा? मम्मी पापा आएंगे? हाँ आएंगे। दादा दादी आएंगे? हाँ आएंगे। परदादा परदादी आएंगे, और उनके भी दादा दादी, उनके ही मम्मी पापा सब आते रहेंगे क्या? वो भाई पूर्वज, लंबा चौड़ा पूर्वज बता दिया अपन ने। मतलब पूर्वज में कौन आएंगे? मम्मी पापा, मम्मी, उसके मम्मी पापा, 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 ऐसे आते रहेंगे सब? नहीं, 3 पीढ़ी आती है। कितनी पीढ़ी आती है? 3 पीढ़ी आती है। आओ मैं तुम्हें एक एक बात बताता हूँ, अब समझो बात को। पूर्वज में कौन कौन आएगा ये भी देखना है अपन को। तो पूर्वज में 3 पीढ़ी आएगी, ठीक है। 3 पीढ़ी का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिंदू फ्रॉम हिज फादर, हमारे मम्मी पापा आएंगे क्या? हाँ। फादर्स फादर, मम्मी पापा के मम्मी पापा जाएंगे, दादा दादी आएंगे क्या? पापा के पापा आएंगे क्या? दादा, हाँ दादा भी आएंगे, ठीक है। फादर्स ग्रैंडफादर, यानी दादा के पापा, हमारे परदादा, यानी कि हमारे पापा, पापा के पापा यानी कि हमारे दादा, और पापा के दादा यानी हमारे परदादा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में
फादर को बोलते फादर, क्या बोलेंगे, फादर्स फादर को बोलते ग्रैंडफादर, और फादर्स ग्रैंडफादर को बोलते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हिंदी में बोलते परदादा, जिसको हिंदी में परदादा बोलते ना उसे इंग्लिश में बोलते ग्रैंडफादर। अपन तो पढ़ लगाते थे, निकल लिए, और कंफर्म है, अपन कंफर्म ग्रेट तो निकल ही लिए होंगे, ठीक है। परदादा, चलो, इज रिगार्डेड एज। बच्चों, हमारे दादा के दादा आएंगे एंसेस्टर में? नहीं, वो नहीं आएंगे, उनकी संपत्ति नहीं आएगी, ठीक है। चलो, अब कितनी बात बताई? एक तो हिंदू लो लगेगा, पहली बात। दो रिक्वायरमेंट बताई, दूसरी बात, ठीक है। एंसेस्टर में कौन कौन आता है, तीसरी बात। तीन बात बता दी, अब चौथी बात सुन लो। जैसे अभी पापा का नाम है धर्मजी, ठीक है। अब धर्म जी के 3 बेटे, सनी, बॉबी और, अरे कुछ भी बता दो जो नाम अच्छा लगे तुम्हें यार। सनी, बॉबी, अरे पीटर रख देता हूँ यार, एक पीटर पैदा हो गया एक बच्चा घर में, पीटर। सनी, बॉबी, पीटर, ये 3 बच्चे हैं किसके? धर्म जी के, मान लो, ठीक है। अब अगर ये लोग हिंदू ये वाला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो हिंदू फैमिली बिजनेस ये स्टार्ट करेंगे, तो क्या धर्म जी का भी कुछ रोल रहेगा क्या? हाँ, धर्म जी बताया कौन कहलाएंगे? हेड। और हेड को पता है क्या बोलते हैं? कर्ता। याद अपन लोग एक वर्ड यूज करते हैं, हमारे घर के तो कर्ता धर्ता यही है ना, कर्ता धर्ता, तो वही कर्ता, ठीक है। और अब ये 3 लोग जो है ना, 3 लोग ये क्या कहलाएंगे? ये 3 लोग बिजनेस के मेंबर कहलाएंगे, मेंबर। इनको बोलेंगे, इन तीनों को अपन बोलेंगे को पार्टनर, पार्टनर नहीं, पार्टनर, ठीक है। तो ये 3 लोग कहलाएंगे को पार्टनर, यानी कि मेंबर। ये मेंबर कहलाएंगे, ये कर्ता, ठीक है। मतलब सारे डिसीजन कौन लेगा? इनसे पूछेगा क्या? कर्ता की मर्जी होगी तो पूछेगा, ना भाड़ में जाए सारे को पार्टनर। अभी ये सनी को कुछ आइडिया है दिमाग में, उसने बोला कि देखो ऐसा आइडिया है, वो आइडिया पे वर्क करेगा क्या धर्म जी, या मना कर देगा नहीं करना मेरे को? इसको करना पड़ेगा क्या वर्क? इसने कोई आइडिया दिया है तो क्या मना कर सकता है क्या ये? हाँ, मना भी कर सकता है। इसको इसका आइडिया लेना हो तो ले, ना लेना हो तो इसको मना कर दे, भाई तेरा आइडिया तेरे पास ही रख। इसने कहा बाबा 2.5 किलो का हाथ है, तो ये बोला धर्म जी भाड़ में गया तेरा 2.5 किलो का हाथ, निकल ले यहाँ से, तेरी सुनने में नहीं आएगी, ठीक है, भले 2.5 किलो का हाथ हो। तो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। अब सबसे बड़ा भाई कौन है इन तीनों में? सबसे बड़ा कौन है? सनी पाजी। सेकंड नंबर पे बॉबी देओल, और थर्ड नंबर पे आता है छोटू पीटर, ठीक है, समझ गए? हाँ, स्पाइडर में पीटर पार्कर। अब अगर धर्म जी चल बसे, धर्म जी चल बसे, करता ही निकल लिए, तो फिर याद है क्या रूल है? जो नेक्स्ट एल्डर होता है ना, एल्डर, वो बनता है करता। अभी नेक्स्ट एल्डर कौन है? सनी, तो सनी बनेगा करता, ठीक है। और अगर मान लो धर्म जी के कोई भाई है, ठीक है, परम जी, तो धर्म जी के एक भाई है, मान लो परम जी, तो कौन बनेगा करता? परम जी बनेंगे धर्म जी के बाद, समझे? लेकिन ऐसे कोई परम जी नाम के कोई है ही नहीं, तो सनी बनेगा। अब सनी का एक बेटा है हनी, तो सनी का एक बेटा है हनी। अब मान लो सनी चल बसा, तो कौन बनेगा? अरे हनी नहीं बनेगा, बॉबी बनेगा। नेक्स्ट एल्डर ऐसा नहीं होता बेटा बन जाएगा। सनी चल बसा तो हनी नहीं बनेगा, कौन बनेगा? बॉबी बनेगा। बॉबी चल बसा तो पीटर बनेगा। सारे चल बसे तो कौन बनेगा? बिजनेस बंद होगा बेटा, कौन बनेगा? हाँ, सारे चल बसे
तो कौन बनेगा? गेड़े हनी क्यों जिंदा रहेगा फिर? हनी में चल बसेगा सारे के अंदर ये भी तो आता है हनी, सारे चल बसे इतने भी है नाम दिख रहे तुम्हें, फिर बिजनेस बंद ही होगा बिजनेस। ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे, सर मान लो जुड़वा बच्चे सनी और वो भी एक साथ ही पैदा हुए, मेरे से बोलता है बताओ सर अब कौन बनेगा? ऐसा खुराबादी बच्चे आते हैं, इनको क्या पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं है, इनको सिर्फ ऐसे मस्ती चलती है, मस्ती। ठीक है। तो बैठे बैठे क्वेश्चन डेवलप करते रहते दिमाग में, क्या पूछे इनसे, तो मैं ऐसे बोलता है ऐसे जुड़वा बच्चे। तो एक बात याद रखना, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना तो एक एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इनके जाने के बाद सनी को बनना है या बॉबी को बनना है, इसलिए कोई झगड़े वगड़े नहीं होते। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, अभी लड़की की बात करते हैं, पहले लड़कों को ख़त्म कर ले। ठीक है, फिर लड़की पे आएंगे, नहीं आऊँगा लड़की पे भी आऊँगा। चलो ये इतना हो गया, समझ में आया? ये जो बताया अभी तक जो बताया समझ में आया? लड़कों की बात हो गई। ये करता हमेशा करता याद है कौन होना चाहिए? एल्डेस्ट मेंबर। देखो हिंदू लो है, हिंदू लो, देखो अपना जो रिलीजन होता है, रिलीजन वो यही सिखाता है अपन को कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, इज्जत दो। ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, माँ बाप को समझते हैं यार ये बूढ़े हो गए, इनको करो साइड में। ठीक है, उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया। ठीक है, अब उनको ही क्या करते, साइड कर देते, आप हो गए बड़े, ठीक है, सटिया गए हो, अकल नहीं है आप में, आप हो जाओ साइड में। लेकिन धर्म क्या सिखाता है? धर्म कि रेस्पेक्ट करो, उनसे पूछो, उनके साथ रह के काम करोगे तो फ़ायदे ज़्यादा होंगे। भले वो बड़े हो गए, जैसे भी काम कर रहे हैं। अभी हिंदू लॉ होता है इस पर एप्लीकेबल, हिंदू लॉ, तो हिंदू लॉ भी हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि बड़ों की रेस्पेक्ट करो, कैसे भी हो वो। इसीलिए बोला करता हो बड़े यही होंगे, बड़े एल्डेस्ट मेंबर ही करता होंगे। और तुम सोचो अभी कोई बंदा काम कर रहा हो तो ऐसे माँ बाप को ऐसे लेके बिठाएगा बिजनेस में? अगर बहुत बड़ी उम्र के हो गए वो, तो क्या सोचेगा, यार ये बड़ी उम्र के हो गए, इनको समझ नहीं पड़ती, अपन ज़्यादा समझदार है। 2-3 बुक ज़्यादा पढ़ लेगा तो क्या लगेगा उसको, पापा से ज़्यादा समझदार मैं हूँ, यही लगेगा ना। लेकिन हिंदू लॉ में तो यही लिखा है कि एल्डेस्ट मेंबर ही करता होगा, और बिजनेस में चलेगी भी किसकी? करता है। समझ गए? तो धर्म के हिसाब से चलोगे तो धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब अभी तक जो समझा उसमें कोई क्वेश्चन है क्या? पढ़ते हैं लाइन, ध्यान से सुनना। इट इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर। चलाना कौन है? चलाना मालिक कौन होता है? मालिक ओन्ड मतलब मालिक, मालिक कौन होता है? मेंबर। कौन होता है मालिक? बॉबी के बच्चे का नाम क्या है? सॉरी सनी के बच्चे का नाम हनी। हनी अभी पैदा ही हुआ है, गोद में खेल रहा है, रो रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ हनी मेंबर कहलाएगा बिजनेस का? ठीक है, अभी पैदा ही हुआ है हनी, छोटू सा इत्तू सा, जरा सा बच्चा गोदी में खेल रहा है, हनी मेंबर कहलाएगा क्या? हाँ कहलाएगा। और इंडिया के कानून के हिसाब से, इंडिया का कानून बोलता है जो भी लोग मेजर ना हो जाए वो बिजनेस के मेंबर नहीं बन सकते। समझे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, तुम लोग 18 साल के जब तक नहीं हो जाओगे ना बिजनेस के मेंबर नहीं बन सकते। याद है एक बात बताई थी मैंने तुम्हें, केबीसी के अंदर 18 से छोटा बच्चा जाता है, ठीक है, तो उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, रुपए नहीं मिलते। 18 से कम साल के बच्चे के साथ ना तो एग्रीमेंट होता है, ना ही वो कोई बिजनेस कर सकता है। लेकिन हिंदू लॉ में क्या लिखा है? हिंदू लॉ में क्या लिखा है? जहाँ बच्चा पैदा हुआ होते ही क्या बन जाएगा? मेंबर। पैदा होते ही मेंबर। मतलब अगर मान लो ये हनी हुआ, सनी को हुआ हनी, और हनी इतना मनहूस हुआ कि उसके होते ही बिजनेस बंद हो गया। सुन रहे हो तुम लोग? बिजनेस हो गया बंद। तो अब मुझे बताओ जो बंटवारा होगा वो धर्मजी, सनी, बॉबी, पीटर में होगा या हनी में भी? हनी को भी हिस्सा मिलेगा, हनी को भी हिस्सा मिलेगा। मेंबर बन गया, और पैदा होते ही मेंबर बन गया। ये बात समझ गए? अभी यहाँ तक बात समझ में आई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है।
उसके हिसाब से पैदा होने वाला बच्चा क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। समझ गए ये बात? ठीक है। और कोई क्वेश्चन आया तो पूछना, पहले 1-2 लाइन पढ़ लेता हूँ मैं। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। बढ़ जाओ आगे। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा, बस। समझ गए? तो बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप का बेसिस क्या है, इज बर्थ। मतलब मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बर्थ, सिर्फ पैदा होना है इन अ पर्टिकुलर फैमिली। एंड ये भी बता दिया 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। बस ये बात याद रखो, 3 जनरेशन ही मेंबर हो सकता है, उसके बाद के बच्चे मेंबर नहीं कहलाएंगे जब तक कि ऊपर वाले चल ना बसे। ठीक है, ऊपर वालों की डेथ होगी यार, अपना जनरेशन तो 3 ही रहेगी बस। 3 सक्सेसिव जनरेशन, सक्सेसिव मतलब अभी मैं हूँ तो मेरे बाद के 3 जनरेशन, मेरे बाद की 3 जनरेशन, बस वही मेंबर रह सकती है। उसके बाद के बच्चे हो गए, 4थी जनरेशन आ गई तो मेरे को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर वो 3री जनरेशन कहलाएगी और वो मेंबर रह सकते हैं। गला घोट के मारने की बात नहीं कर रहे लोग। ऑल मेंबर है इक्वल, ये देख लो इक्वल ओनरशिप है। अभी वो छोटू पैदा हुआ है हनी, जरा सा तो एक तुसा, ठीक है, गोदी में खेल रहा है, हिस्सा उसको बराबर मिलेगा, बराबर जितना धरम जी को मिला, सनी को मिला, उतना ही मिलेगा सेम। उसके हिस्से में कोई चेंज है, मतलब सनी बाजी की तो हाँ मजे ही मजे। ऑल मेंबर है इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ हिंदू फ्रॉम हिज फादर। पढ़ा दिया ना, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब लड़कियों वाला जो सवाल था कि लड़कियां कहाँ गई, तो वो पढ़ते 2 सिस्टम चलते, 2 सिस्टम। हिंदू के जो लो है ना, लो, उसके 2 सिस्टम चलते, 2 सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है 2। एक दया भागा और एक मिताक्षरा। सुने कभी ऐसे वर्ड, कभी सुना है नाम दया भागा मिताक्षरा? नहीं। छोटी कक्षा में शायद ये नाम आते ही, मेरे को ऐसा याद है कि दया SST वगैरह में शायद आते हैं नाम, शायद दया भागा और मिताक्षरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बड़े नाम है ये। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 सिस्टम विच गवर्न द मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। द फर्स्ट इज द दया भागा। यार ना, नाम में दया है, दया, ठीक है। अरे वो तारक मेहता की दया की बात नहीं कर रहा, ठीक है। दया करना नाम में ही दया है, और एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल, बस। मिताक्षरा भी है, मिताक्षरा, मिताक्षरा बोलता है कि सिर्फ मेल मेंबर ही मेल पर्सन ही मेंबर बनेगा। जो जॉइंट हिंदू फैमिली में मेल पर्सन है, मेल ही मेंबर बनेगा। देखो क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, ये जो एल्डेस्ट मेंबर है ना, इनके हिसाब से एल्डेस्ट मेल मेंबर आता है। किसके हिसाब से? अभी दया भागा गर्ल्स को भी प्रायोरिटी देता है, मिताक्षरा सिर्फ मेल को देता है, मेल को। फीमेल को मिताक्षरा बोलता है फीमेल को कुछ मत दो, उसे बिजनेस में पार्टनर भी, मेंबर भी मत बनाओ, ठीक है। फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। कौन बोलता है? मिताक्षरा। और पूरे भारत में क्या, कौन सा अप्लाई होता है? मिताक्षरा। दया भागा सिर्फ वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है, ठीक है। लड़कियों को राइट कौन दे रहा है? दया भागा। और अप्लाई हो रहा है क्या? अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और जो नहीं दे रहा वो अप्लाई हो रहा है, मतलब पूरे भारत में ही चलता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी अच्छी बात एक और आई है, ठीक है, तो लाइन तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना नीचे, ठीक, ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है, ये कुछ काम का एग्जाम में नहीं आएगा, समझ लो। ये वाली लाइन अभी जो पढ़ूंगा, क्या लिखा है देखो। दया भागा जो है वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है, एंड इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी द को-पार्टनर। दया भागा बोलता है कि मेल मेंबर भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब फीमेल का मना नहीं करता। तो अगर दया भागा सिस्टम अप्लाई हो रहा है, कहाँ अप्लाई होता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है। तो वेस्ट बंगाल में जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, बेटा उठा दे इसको, नींद आ रही है, आता है तेरे को? कौन सा खेल करते हो तुम लोग क्लास में? बेटी रात को नहीं सो रहा तू?
नहीं सोता रात को? सो गया था? क्यों उठा? फिर उसके बाद कितने बजे आते हो? सो जाता घर पे आके? नहीं, क्लास तो सोचा क्लास में सोऊंगा, अच्छा मस्त चार डक्ट वगैरह चला गया। नहीं, क्या करो? दया भागा कहाँ अप्लाई होता है? वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है, और ये बोलता है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। मिताक्षरा अप्लाई होता है पूरी कंट्री में, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल में अप्लाई नहीं होता है। ये मेल मेंबर के लिए बोलता है, अलाउस ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू बी को पार्टनर इन द बिजनेस। इट इज एप्लीकेबल कौन? मिताक्षरा, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लगता है। हाउ एवर, अब नई बात करते हैं, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। एक बात बता देता हूँ तुम्हें, जब ये कानून होते हैं ना, कानून उसके पीछे लिखा होता है साल जब वो बना था। जैसे कंपनी का जो कानून है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट कब बना था? हाँ 2013 में, तो उसको नया बनाया गया, नया। पुराना वाला था 1956 का, 1956। तो पुराने वाले का नाम है कंपनीज एक्ट 1956। सरकार ने भी, मोदी सरकार ने नया चेंज किया, ठीक है। तो वो बना कब? 2013 में। और अप्लाई कब हुआ? 2015 में। भारत थोड़ा स्लो है तो थोड़ा टाइम लग जाता है एक अप्लाई होने में। तो बन कब गया था? 2013 में। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। पढ़ोगे तुम लोग, आगे आएगा भी। कंपनीज एक्ट बना था 2013 में, अप्लाई हुआ 2015 में, ठीक है। तो ये एक्ट जो है ना, कौन सा एक्ट है ये? हिंदू सक्सेशन एक्ट। अमेंडमेंट समझते हो? अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना। एक्ट में कोई चेंजेस आते हैं ना, तो फिर वो अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, यानी कि बदला हुआ एक्ट, चेंज आने वाला एक्ट। तो क्या किया हिंदू एक्ट के अंदर? क्या किया? सीक्स टू गिव वुमन इक्वल राइट इन इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल वेल्थ। मतलब क्या? लड़कियों को बहुत बुरा लगा ये कि यार तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये कौन सा भेदभाव है? मतलब लड़कों को सारे राइट दे रहे हो, प्रॉपर्टी सारी लड़कों की, तो हमारे पास कुछ भी नहीं दे रहे हमें, ये तो गलत है। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने में फिर एक्ट को चेंज किया गया। चेंज करके क्या कर दिया गया कि अब लड़कियों को भी राइट मिलेगा। देखो आगे ना, वुमेन को क्या मिल गया? इक्वल राइट। अब से क्या होगा कि लड़के और लड़कियां जो भी हैं, सबके पास क्या है? इक्वल राइट्स, ठीक है। इट इज़ इंडीड अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स द जेंडर इक्वेलिटी। लड़कियों ने कहा, आप लोग जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हो, आप बोलते हो लड़कियों को अलग मत समझो, ठीक है। फिर क्या होता था पहले के टाइम पे? लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को बोलता था घर के काम करो चुपचाप बैठ कर, तुम्हें यही करना है। उनको पढ़ाया नहीं जाता। पहले के लोगों की ये सोच थी। तो फिर अपन भारत में क्या लेकर आए? जेंडर इक्वेलिटी। तो लड़कियों ने देखा क्या जेंडर इक्वेलिटी ला तो रहे हो, मगर यहाँ तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल को सारे राइट्स, प्रॉपर्टी पूरी उनकी, बिजनेस पूरा उनका, हमारे पास कोई राइट ही नहीं है। तो फिर जेंडर इक्वेलिटी के तहत क्या किया गया? गर्ल्स को भी राइट दिए गए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फीमेल विल हैव इक्वल राइट अलॉन्ग विद मेल्स इन द फैमिली ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। द एल्डेस्ट मेंबर, देखो क्या वर्ड आ गया, हाँ, दादा हो चाहे दादी हो, ठीक है, ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली शेल बिकम कर्ता। पहले याद है क्या था? पहले था एल्डेस्ट मेल मेंबर, दादा ही कर्ता बनेंगे, दादी नहीं बन सकती। और दादा चल बसे तो भी पापा का नंबर आएगा, या पापा के बड़े भाई ताऊ जी, तो उनका नंबर आएगा। समझ गए? दादी नहीं बन सकती। और अब दादी बन सकती है, हाँ अब बन सकती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी करता बन सकता है। मैरिड, हाँ ये सुन लो, मैरिड डॉटर हैज़ इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। शादीशुदा है ना, अगर लड़की शादी करके चली गई ससुराल में दूसरे परिवार में, उसका भी क्या है प्रॉपर्टी में? एक, हाँ हिस्सा, इक्वल राइट है उसका भी। ऐसा कर दिया, समझिए। फीचर्स, अब तुमने पूरा ज्ञान तो ले ही चुके हो, तो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन, ये बिजनेस चालू करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन, एटलीस्ट और एंसेस्ट्रल मेंबरशिप। क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का? क्राइटेरिया इज
बर्थ, पैदा होना है बस, इन अ पर्टिकुलर फैमिली। कंट्रोल पूरा किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में, ठीक है। कर्ता लिखना है, कर्ता, एल्डेस्ट मेंबर मत लिखना, कर्ता लिखना। हाँ, एल्डेस्ट मेंबर ही कर्ता होता है वैसे तो, ठीक है। तो अगर एल्डेस्ट मेंबर लिखो तो कर्ता तो लिखना ही पड़ेगा, नोन एज कर्ता, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल अदर मेंबर कैन गिव ओनली एडवाइस दे सकते हैं, उसमें भी कर्ता को लेना हो तो लेगा एडवाइस, ना लेना हो तो बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को थ्रेड। लाइव, ये भाई साहब दिल दुखाने वाला पॉइंट, किसका? कर्ता का, अपना नहीं। लाइबिलिटी में क्या है? कर्ता की। अंबानी भंडारी याद है, ठीक है। किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है? अंबानी की या भंडारी की? अंबानी की। भंडारी की अनलिमिटेड, मतलब घर बार किसका जाएगा? अंबानी का, भंडारी का? भंडारी का। किसका? अंबानी का नहीं जाएगा। कंपनी अलग होता है, ठीक है, उसका मालिक अलग होता है। रिलायंस बंद हो गई, एसेट बिके, कर्जा चुकाया, नहीं चुक पाया, 30 लाख का बाकी है, 1 करोड़ का बाकी है, 50 करोड़ का बाकी है, 100 करोड़ का बाकी है, नहीं चुका कर्जा, 100 करोड़ का बाकी है, तो अंबानी चुकाएगा? नहीं। भंडारी ने बिजनेस बंद किया, 20 लाख का कर्जा बाकी है, चुकाएगा भंडारी? हाँ, भले घर बार बेचना पड़े, ठीक। अब यहाँ क्या होता है? कर्ता भंडारी के समान है, कर्ता की लाइबिलिटी और को पास न, यानी कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड। घर बार जाएगा, दादा दादी का जाएगा, ठीक है। मम्मी पापा अपन लोग सब मज़े करो, एंजॉय करो, अपना कुछ भी नहीं जा रहा। जो भी जाएगा किसका जाएगा? दादा दादी का जाएगा, ठीक है। ये रूल है, समझते हो क्या मतलब है इसका? उनके हिस्से की सब चीज़ चली जाएगी, पूरा कर्जा दादा दादी को चुकाना है, दादा दादी जाने, उनका काम जाने, उनके बाद जो बच्चे वगैरह आए उनको चुकाना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं चुकाना? क्योंकि कर्ता भी कौन थे? वही थे ना, है ना, चलती भी उनकी थी, तो कर्जा भी वही चुकाएंगे, इसलिए उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर की लिमिटेड। चलो, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, अच्छी बात है खराब बात? खराब बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, खराब बात। बाकी मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड, अच्छी बात है खराब बात? अच्छी बात। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, अच्छी बात, अच्छी बात। मेरिट्स, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ ये बात, फीचर्स में अच्छी बात मेरिट्स में आएगी और ख़राब बात लिमिटेशंस में, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स हैं यार इसमें? कितने पॉइंट्स हैं, है ना? 6, 5, 5, 16 हो गए, 5 के बाद 10 और 6 16, 16 यहाँ हो गए, 16 17 पहले थे, 32 पॉइंट अभी हो गए, अभी तो आधा चैप्टर भी नहीं हुआ, फिर कैसे याद करेंगे इसको? 32 पॉइंट हो गए अभी, 30-32 पॉइंट अभी, और चैप्टर आधा भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ। ये 20% हुआ होगा, 30% हुआ होगा चैप्टर, बस 30% में तो 30 पॉइंट आ गए, 100% में तो 100 से ऊपर आ जाएंगे। कैसे याद करोगे? 100 पॉइंट याद कर लोगे? कैसे करेंगे? ब्रह्मास्त्र दूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा, सारे पॉइंट एक बार में ही याद, सारे पॉइंट जितने भी 100 के 100 है। चलो अभी तो पढ़ लो मन, अभी पढ़ लो, अभी समझने का काम अभी कर लो, याद तो मन बाद में करा दूंगा मैं तो सारे के सारे पॉइंट्स। कहाँ थे अपन? कंट्रोल हो गया, हो गया ना कंट्रोल, एल्डेस्ट मेंबर के पास। लाइबिलिटी करता है कि अनलिमिटेड। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब सर्वाइवल, क्या बिजनेस सर्वाइव करेगा हमेशा या थोड़ा टाइम ही करेगा? द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाई डेथ ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। सोल प्रोप्राइटर के मरने से बिजनेस अफेक्ट होता था? सोल प्रोप्राइटर अगर मर जाए तो बिजनेस अफेक्ट होगा क्या? अगर मैं अकेला टीचर हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ, मैं चल बसूँ, बिजनेस बंद होगा क्या? हाँ। कौन चलाएगा? बच्चा आगे बढ़ाएगा? इतू सा जरा कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, तो बेटा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस अफेक्ट होता है क्या? डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी से, मरने से, पागल हो जाने से, कोई बीमारी आ जाने से, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाने से सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस अफेक्ट होता है क्या? हाँ होता है। ये होगा क्या? कर्ता के मर जाने से नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के मर जाने से दूसरा जो बंदा है ना, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, वो क्या बन जाएगा? कर्ता, तो ये बंद नहीं होगा।
ये तभी बंद हो सकता है, तभी इफेक्ट हो सकता है सारे मेंबर चल बसे एक साथ ही, जहर खा के मर जाए, ठीक है। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम्स द कर्ता। ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू। तो मेरे को बताओ, सोल प्रोप्राइटर कंटिन्यू रहता था, लैक ऑफ कंटिन्यूटी थी? लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की कमी, वहाँ कमी थी, यहाँ कमी है क्या? नहीं, ये तो कंटिन्यू रहेगा। समझ गए? दोनों में फ़र्क समझे? कंटिन्यूटी के मामले में कौन सा अच्छा है? ये जॉइंट हिंदू फैमिली, उसके कंपेयर में, ठीक है। अब माइनर मेंबर, माइनर समझते हो? माइनर क्या होता है? 18 साल के होते ही मेजर बन जाओगे तुम, मेजर, तुम लोग माइनर हो अभी सारे, समझ रहे हो? अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस। ये भी एक फीचर है हिंदू बिजनेस का। क्यों ये फीचर है? क्योंकि बेटा माइनर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना कर रखा है, और ये लोग क्या बोलते हैं, माइनर भी क्या बन सकता है? मेंबर। माइनर मतलब 18 साल से कम का बंदा। मेरिट, अच्छी बात। पहला, इफेक्टिव कंट्रोल। जब भी कोई एक बंदा डिसीजन लेगा तो जल्दी लेगा, मतलब क्विक डिसीजन ले सकता है, जल्दी ले सकता है डिसीजन। हाँ, जब किसी से पूछना ही नहीं है तो हाँ तो डिसीजन ले लूँगा, टाइम ही क्या लगेगा। आज कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते। कोई बोलता है दोस्त चलेगा क्या मेरे साथ, या काम क्लास में नहीं चलते, आज अपन घूमने चले गया या 2-3 दिन के लिए बाहर चले गया, तो बच्चा खुद ही बोल देता है, ऐसे नहीं बोलता पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, हाँ चलना, और निकल लेता है। पेरेंट्स को तो बताता है वो मैं जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। कुछ ऐसे धुरंधर किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बेचारे शरीफ किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है, जब ऐसे बोलते हैं दोस्त से क्या मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, उनसे पूछ के जाऊँगा। अब बताओ डिसीजन कहाँ पर जल्दी होगा, पूछ करके बिना पूछे? बिना पूछे। अच्छी बात क्या है? बिना पूछे ना निकल लो। पूछना सबसे बढ़िया बात होती है, पेरेंट्स से पूछना ही चाहिए, ठीक है। और एक बात बताता हूँ तुम्हें, जीवन में बहुत काम लगेगी तुम्हें ये बात। तुम्हें जब भी कोई कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोले, हमेशा उसको ऐसा बोला करो कि मुझे मम्मी या पापा से पूछना पड़ेगा। पता है इससे क्या होगा? कभी कभी हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, किस पे धो ले? पापा पे। पापा से पूछना पड़ेगा, नहीं पापा ने मना कर दिया, कुछ देना है, गाड़ी देना है, पैसा देना है, पापा से पूछना पड़ेगा। भले तुम दे सकते हो, पापा से पूछना पड़ेगा। अब इच्छा नहीं है, देना नहीं है, तुम्हें पता है इसको उधार दे दूंगा, चुकाएगा नहीं, अभी मना कैसे करूँ, दोस्ती टूट जाएगी। तो क्या शुरू से ऐसी आदत रखो कि पापा से पूछना पड़ेगा, ठीक है, या मम्मी से पूछना पड़ेगा। ये आदत बहुत काम आती है, बहुत सपोर्ट करती है। कहीं कहीं जगह पे बहुत खतरे में फंस जाते हैं अपन, वो बहुत काम आती है। फैक्ट बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मेरे जीवन में भी काम आई है इसलिए बता रहा हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ सबसे वाइफ से पूछना पड़ेगा, ऐसे बोलता हूँ मैं सबको, ठीक है, कि यार वाइफ से पूछना पड़ेगा, वो बोलेगी तो ही काम करूँगा। तो बहुत सपोर्ट करता है मेरे को। अब पूछता तो किसी से भी नहीं हूँ, बल्कि डायरेक्ट मना कर देता हूँ उसको कि यार ऐसे बीवी ने मना कर दिया, नहीं कर सकता। तो इफेक्टिव कंट्रोल मतलब द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली मतलब होता है फास्ट, कर्ता कैन प्रॉम्प्टली इमीडिएटली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दूसरा, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। मैंने कहा ना कंटिन्यू रहता है बिजनेस, बस यही पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर, सेम पॉइंट। द डेट लुनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस। बढ़ जाओ आगे, लिमिटेड लाइबिलिटी, बढ़ जाओ आगे। सीक्रेसी, कर्ता को अपनी बात किसी को बतानी पड़ती है क्या? अपना डिसीजन किसी को बताना पड़ता है क्या? नहीं, तो सीक्रेसी रहती है। कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन बाय कर्ता। कर्ता को किसी को बताना नहीं पड़ता, सारी पावर है कर्ता के पास। ना कर्ता किसी से पूछेगा, ना किसी को बताएगा कुछ बात, उसका राज चलेगा, कर्ता का राज चलेगा पूरा। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ऐसा बोलते हैं कि अपनों के साथ काम करोगे ना, अपनों के साथ, तो बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो समझ गए तुम लोग। अपने क्या करेंगे बेटा? अपने भरोसे वाले लोग होते हैं, वो तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, वो तुम्हें कोऑपरेट करेंगे, मुसीबत में सहारा देंगे। किसके लिए बोलते हैं? अपनों के लिए। अब कुछ चोट खाए बच्चे होते हैं, नहीं सर गलत बोल रहे हो आप, हमें तो अपनों ने लूटा सर, केड़ों में कहा था। अरे बेटा दुख की नदियाँ नहीं बहानी, मुझे ही पता है सबसे ज़्यादा दुख कौन दे सकते हैं? अपने। किसी में दम नहीं है अपन को दुख दे दे,
अपने रुलाएंगे, शादी कर लो बीवी रुलाएगी तुम्हें, ठीक है, मतलब अपने ही रुलाएंगे, जो अपने होते वही। अरे और कौन रुला सकता है तुम्हें? आज दूसरे के बच्चे निकम्मे निकल रहे हैं, अब उनको इफेक्ट करेंगे क्या? अपना निकम्मा निकला तो अरे ऐसा रुलाएगा ना तुम्हें। अरे इतने पेरेंट्स रोते हैं ना आके यहाँ पर, बच्चे के मारे परेशान हो कि सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं क्या करूँ, ये वो दिमाग का नहीं हो जाता है उनको, बहुत परेशान हो, बहुत परेशान, ठीक है। तो अभी देखो जनरल बात क्या होती है, जनरल बात, सहारा कौन देता है, हेल्प कौन करता है, अपने, जनरल बात है। फिर भले तुम्हें अपनों ने कितना भी धोखा दिया हो, बेटा वहाँ पर क्या दर्द दुख नहीं बहाना पेपर के अंदर, पेपर में तो यही बोलना है, अपने कैसे, लॉयल, भरोसेमंद, कोऑपरेटिव, हमें जो सहारा देंगे, ठीक है, यही लिखना है वहाँ पर। तुम सेट हो जाओ एकदम, अपने बहुत खराब होते हैं, कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी। अपनों से क्या मिलता है, बेटर कोऑपरेशन, और क्या मिलता है अपनों से, भरोसा मिलता है। अपने कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे, ठीक है, फ्रॉम ऑल मेंबर हु रन द बिजनेस। लिमिटेशन पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला कैपिटल लिमिटेड क्यों है, क्योंकि एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी है, बस जितनी भी है उससे ही काम करना है, कम है तो कम से करना है, ज़्यादा है तो लिमिटेड पैसा, बस एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी तक लिमिटेड है, उसके अलावा कैपिटल नहीं आ सकता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, बढ़ो आगे, ये तो पता ही है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, ये भी ये लोग खराब मानते हैं। डोमिनेंस समझते हो क्या होता है, प्रभावित करना, हुक्म जमाना, हुक्म जमाना। तो कर्ता हुक्म जमाता है सब पे, कर्ता मैनेजेस द बिजनेस एंड समटाइम्स, कर्ता पूरा बिजनेस संभालता है ना, तो कभी कभी कर्ता इतना डोमिनेंट हो जाता है कि कोई बेचारा वैल्यूएबल सजेशन दे रहा है, वैल्यूएबल एडवाइस, अच्छी एडवाइस दे रहा है, उसको भी क्या करता है, इग्नोर कर देता है, मना कर देता है। समटाइम्स इग्नोर वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ अदर मेंबर, दिस में कॉज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े होना। सनी और बॉबी में लड़ाई हो जाएंगे, यार तेरी बात तो सुनते हैं पापा, मेरी बात सुनते ही नहीं है, ये वो, ये पापा गलत करते हैं, ऐसे भिड़ जाएंगे दोनों। कॉज कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन द, इससे फैमिली भी टूट जाती है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी इतना खराब केस बन जाता है कि बिजनेस के साथ साथ फैमिली भी खत्म हो जाती है। बाद में बढ़ाओ। लिमिटेड मैनेजरियल, पूरा बिजनेस कौन संभालता है, तो एक बंदा संभालेगा तो ये आएगा ही आएगा। लिमिटेड मैनेजर स्किल देखो सोल प्रोप्राइटर में भी आया था, ये रहा। एक बंदा जब भी संभालेगा ना तो ये लाइन आएगी ही आएगी कि एक बंदे में सारी खूबी नहीं होती, ये लाइन साफ देना सेम। बस सोल ट्रेडर की जगह क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, कर्ता। अब लास्ट पॉइंट, हैस्टी डिसीजन। हैस्टी, ऐसे लिखना, एन मत लिख देना, ठीक है। हाँ, हैस्टी डिसीजन क्या होता है समझाता हूँ मैं। सारे डिसीजन कौन लेता है, कर्ता, है ना। अब कर्ता होता है ओवरबर्डन। क्या होता है, ओवरबर्डन। सारे काम कौन संभालता है, कर्ता। तो कभी कभी क्या होता है, वो डिसीजन सही से नहीं ले पाता क्योंकि वो ओवरबर्डन है। आज घर में सबसे बड़ा इवेंट होता है शादी, है ना, सबसे बड़ा इवेंट है ना। कई लोगों को बुलाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, अपने रिश्तेदार वगैरह बाहर बाहर से कहीं से भी, है ना। और पूरे गांव को बन न्योता देते हैं, जो भी अपने खास खास लोग होते हैं। अब इतना बड़ा इवेंट होता है, अगर एक ही बंदा पूरा को मैनेज करे तो तुम्हें लगता है सही से कर लेगा वो, सारे डिसीजन सही से ले पाएगा। भाई हाथों हाथ डिसीजन लेने पड़ता है, ये बुलाया है, ये सही नहीं चल रहा, ये ले आओ, वो ऐसा हो रहा है इसमें। तो क्या करते हैं, सबको काम बांट देते, वो बोलते भाई ये काम तुम्हें देखना है। तो अपने पापा क्या करते हैं, अपने भाई को बोल देते भाई ये खाने का तेरे को देखना है, मैं नहीं देखूंगा इसको, क्योंकि सारा काम अपने पापा ही देखेंगे अपनी शादी में। तो क्या है, पापा है ओवरबर्डन, सारा काम तो वो देख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होगा, सही की जगह गलत डिसीजन ले लेंगे। तो वो बोलते ही उसी बार, अरे यार गलत डिसीजन ले लिया, समझ में ही नहीं आया, इतना काम था उस टाइम पे, तो जल्दी जल्दी में हाँ बोल दिया या गलत डिसीजन ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखा है, एस करता इज ओवरबर्डन विद वर्क, सो समटाइम्स ही टेक हैस्टी एंड अनबैलेंस्ड डिसीजन। तो कभी कभी वो उल्टे सीधे डिसीजन भी ले लेता है। तो देखो डिसीजन के बारे में 2 पॉइंट है। पहला, जल्दी डिसीजन ले पाता है, अच्छी बात है खराब बात, अच्छी बात। जल्दी डिसीजन लेना अच्छी बात, जल्दी ले पाता है, टाइम पे डिले नहीं होता। वो खराब डिसीजन ले लेता है कभी कभी, अच्छी बात है खराब बात, खराब बात, ठीक है।
तो डिसीजन के बारे में 2 पॉइंट पढ़े, एक हैस्टी डिसीजन और एक क्या है, ये रहा प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन, क्विक डिसीजन। इसने यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, तुम चाहे तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये वाला, ये क्विक डिसीजन मेकिंग। समझ गए? किसकी जगह पे, ये इफेक्टिव कंट्रोल की जगह। इफेक्टिव कंट्रोल यूज करो या क्विक डिसीजन मेकिंग यूज करो। तो डिसीजन में 2 पॉइंट है, क्विक डिसीजन मेकिंग और हैस्टी डिसीजन। ठीक है, समझ गए? जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, एल्डेस्ट मेंबर होता है कर्ता, 3 सक्सेसिव जनरेशन हो सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने पापा, पापा के पापा और उनके पापा। ठीक है, यानी फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, बस यहाँ तक उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। भले छोटा बच्चा हो वो भी मेंबर बन जाएगा। एल्डेस्ट मेंबर कर्ता कहलाता है, उसके जाने के बाद दूसरा एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बनता है। सारा बिजनेस संभालेगा कर्ता, कर्ता की लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, बाकी मेंबर्स को सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, उनकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड। ठीक है, आज हमने हिंदू अनडिवाइडेड ये ख़त्म किया और एक लाइन लिखी है लास्ट में, जॉइंट फैमिली कम होती जा रही है, उसकी वजह से ये बिजनेस भी कम होता जा रहा है। ये बिजनेस जॉइंट फैमिली में ही होता है, जॉइंट फैमिली कम हो रही है तो बिजनेस भी कम हो रहा है। कल अपन बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।